Hi friends, welcome back to our channel. So today we are starting with class 10th science, and the name of the chapter is reproduction in organisms. Reproduction in organisms, right? So without further ado, let's start with the chapter. Okay, so I'm using this app for the very first time, so there may be some issues while I'm writing there on the screen, so please ignore them. Okay, yes. Now, what is reproduction? So the first thing that comes to your mind is, what is reproduction? So the process through which living organism increases their species number. For example, if I am talking about human beings, so because of this process of reproduction, the species of human being is noticeable. Let's talk about dogs, cats, and other animals. So you might have seen many animals lying there on the street. Maybe they are dead. Okay, roadside we have seen many animals which are dead, which are dead because of an accident. Now they are no more. They are not alive. So is it so that after that organism's death we don't see its presence anywhere? ऐसा है क्या कि अगर एक कैट रोड साइड पे मरी हुई दिख गई तो उसके बाद आपने कभी दूसरी कैट को नहीं देखा हो? नहीं, बिकॉज देर आर मैनी कैट्स विच आर नोटिसेबल टू अस, जो हम देखते हैं। एंड हम उन कैट्स को, उन एनिमल्स को इसलिए ही देख पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना रिप्रोडक्शन किया है, यानी उन्होंने अपनी संख्या को बढ़ाया है। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स लिखते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आर एग्जामिनेशन। तो रिप्रोडक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यस, so the production of new organisms from the existing organism of the same species is known as reproduction. तो लिखो, the production, yes, the production of new organisms from the existing, जो जीवित है ना, जो जीवित है, from the existing organisms, जो जीवित organisms है, जब वो और अपने नए organisms बनाते जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लिखना, that production of new organism from the existing organism of the same species, okay, of the same species, of the same species on this earth। क्या लिखा है हमने कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स को बनाना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। अब ये नए ऑर्गेनिजम्स जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है वही बना रहे हैं, ठीक है, नए ऑर्गेनिजम्स को बनाया जा रहा है पुराने ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर इज दैट जो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो उसी स्पीसी के बन रहे हैं जिस स्पीसी ने उसे रिप्रोड्यूस किया है। मतलब देखो, पहले इसको रेज कर देती हूँ, आप लिख चुके होंगे इसको, आई होप। ठीक है, इसका क्या मतलब है जो मैंने आपको बताया कि लेट्स से ह्यूमन बींग्स, सो ह्यूमन बींग्स विल गिव बर्थ टू ओनली ह्यूमन चाइल्ड, ह्यूमन बच्चे को ही एक ह्यूमन बींग बर्थ दे सकता है। ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स लिख लो इसको, ह्यूमन बींग्स केवल ह्यूमन बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ह्यूमन बेबीज़ को बर्थ देते हैं, है ना, ह्यूमन बेबीज़ को बर्थ देते हैं। वैसे ही कैट्स केवल किटन्स को बर्थ देते हैं, है ना। वैसे ही डॉग
केवल पपीज़ को बर्थ देते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके बन गए कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज द ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल ये आ गए आपके, ठीक है, दैट ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू ह्यूमन बेबीज ओनली एंड ऑल दीज एग्जाम्पल्स। नाउ अब अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है तो ये बहुत सफिशिएंट पॉइंट होंगे। अगर 2 मार्क्स का आता है तो भी ये चल जाएगा, लेकिन अगर ये 3 या 4 या 5 मार्क्स का आता है तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हमें एक कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें ऐड करना होगा, और वैसे भी वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों की नॉलेज के लिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो। दैट इट इज़ अ बेसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बेसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो आप लिखो इट इज़ a basic defining property of the living organisms। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ये एक बेसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, एक ऐसा फीचर, एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करता है, जो उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, अलग करता है। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे मूव करते हैं। चलो इसको रेज करके यहीं पे लिख देती हूँ, है ना। अब आगे की जो चीज़ आती है वो आती है दैट, अगला पॉइंट आता है एक कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि लेट्स से कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन बीइंग है, सो इफ दैट ऑर्गेनिज्म डजंट रिप्रोड्यूस, तो वो ऐसा नहीं करता अगर, तो उसकी लाइफ पर कोई खतरा नहीं आएगा, उसके खुद के इंडिविजुअल के सर्वाइवल पे कोई खतरा नहीं आएगा। तो नॉट एसेंशियल for an individual's सर्वाइवल, उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल पर मुश्किल नहीं आएगी। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रोसेस नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। दैट इफ एनी ऑर्गेनिज्म डजंट वांट टू रिप्रोड्यूस, सो इट्स his or her wish, because if that person will not do this process, so there would not be any issue with his या her lives, okay, with his या her survival। उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी इंसान की सर्वाइवल पे किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैं इसको ही रब करके लिख रही हूँ, है ना। यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाना है आपको ये अपनी कॉपी में। चलो पेन बदल देते हैं, या फिर अगर हम इसको करते हैं तो क्या होगा, है इसको करते तो ऐसा होगा, ये सही है। दैट रिप्रोडक्शन कम्स अंडर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट रिप्रोडक्शन जो है कम्स अंडर रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। नया पॉइंट है, किताब में नहीं है, आप कहेंगे कि तो बाहर का पॉइंट है, पर बिल्कुल बाहर का पॉइंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो इस पॉइंट को, ठीक है। बिल्कुल बाहर का पॉइंट नहीं समझना, इस पॉइंट को लिख लो। क्या है इस पॉइंट का मतलब, इस पॉइंट में क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि वो ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज़ के अंडर में ही रिप्रोडक्शन करेगा। जो सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है ये इस तरह से चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है वो अपनी ही स्पीसी को बना सकता है, अपनी ही स्पीसी को बना सकता है। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, इस पॉइंट को समझाती हूँ थोड़ा अच्छे से। अगर डॉग और कैट है, ये डॉग और कैट
मान लीजिए कि इफ़ दे मेट ईच अदर, है ना, सो व्हेन दे विल मेट ईच अदर, क्या हम बोल रहे हैं, व्हेन दे विल मेट ईच अदर, so what will happen, they will the male organism, मान लो एक कैट एक डॉग है, तो उनमें से जो मेल ऑर्गेनिज्म होगा तो वो क्या करेगा, दैट ऑर्गेनिज्म विल गिव इट्स गैमेट to the female organism, and there the new organism will start producing, है ना। यही होगा कि अगर दो ऑर्गेनिज्म है, डॉग है और कैट है, इनमें से एक मेल होगा एक फीमेल होगा, दे विल मेट ईच अदर। आफ्टर मेटिंग क्या होगा, जो भी में से मेल होगा वो अपना मेल गैमेट किसको देगा, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा उसको, और फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर इन दोनों में से जो भी फीमेल होगा उसके अंदर जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाएगा। बट द थिंग इज कि यहाँ पे स्पीसीज सेम नहीं है। डॉग डॉग के साथ मीटिंग करता है तो वो डॉग बनाता है, कैट कैट के साथ मीटिंग करता है तो कैट बनाता है। लेकिन डॉग और कैट अगर मीटिंग करते हैं या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे स्पीसी वाले ऑर्गेनिज्म के साथ मीटिंग करता है तो वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। यहाँ पर जायगोट फॉर्मेशन होगा ही नहीं, यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं। क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो कुछ ऐसे होगा, ये सबको हटाते हैं। The point that I want to tell to you is that dog केवल डॉग को जन्म दे सकता है, ये एक स्पीसीज़ में हो रहा है। दूसरी स्पीसीज़ में कैट, मान लो कैट को जन्म देगी तो ये दूसरी स्पीसी का ऑर्गेनिज्म तैयार होगा यहाँ पे। तो सबकी अलग अलग स्पीसीज़ है और उसी स्पीसीज़ में रिप्रोडक्शन होता है। नाउ क्या है कि विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस हम लेबोरेटरीज में दो डिफरेंट स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं। लेबोरेटरीज में ऐसा किया गया एक दो बार, बट व्हाट दे फाउंड कि वो जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी नहीं रखता है, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी नहीं रखता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म आफ्टर रीचिंग अ मेच्योर्ड एज, आफ्टर रीचिंग दैट एज जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, वो उस एज में आकर भी अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्टिवली वो कैपेबल नहीं है। उसके ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज है, वो बने नहीं हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो तैयार नहीं हुए हैं, तो वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। दैट ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट कैपेबल फॉर डूइंग रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम म्यूल्स भी कह सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू टेल यू कि अगर ऐसा होता है, अगर दो ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल, बट येस लेबोरेटरीज में नेचुरल इट्स नॉट पॉसिबल, बट लेबोरेटरीज में आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ यू नो वर्क, तो ऐसा किया गया लेबोरेटरीज में, बट जो ऑर्गेनिज्म बना वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं था, यानी कि वो नई स्पीसीज नहीं तैयार कर सकता था, सॉरी नए ऑर्गेनिजम्स नहीं तैयार कर सकता था। तो इस वजह से ऐसा कहा गया कि इसे करना लेबोरेटरी में भी बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। ये पॉइंट था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इस पॉइंट को लिख लो अच्छे से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन फिर। द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट, यस ये हो गया, यस हाँ एक पॉइंट और, दैट रिप्रोडक्शन, in the process of reproduction lots of energy is utilized, hence it is an energy consuming process, okay, energy consuming process है ये, बहुत है ना। दिस point is important
इस पॉइंट पे क्या है कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म कैसे, यू नो दैट रिप्रोडक्शन में एक मेल एक फीमेल चाहिए होते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है। सो एक एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस या एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसीलिए यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट भी बन सकता है कि दैट इज़ वाई दैट इज़ एक सेकेंड क्या लिखा मैंने, दैट इज़ वाई it is not considered as a life process। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेंगे तो येस इट वुड रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस प्रोसेस। इस वजह से ये प्रोसेस जो है एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज़ नॉट कंसिडर्ड अ लाइफ प्रोसेस बिकॉज इट्स एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वाई इज रिप्रोडक्शन नॉट कंसिडर्ड एज अ लाइफ प्रोसेस। आप लिखोगे रिप्रोडक्शन इज एन इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन utilizes lots of energy, hence it's considered as hence it's a energy consuming process, and that is why it's not included in the life processes। life processes तो वो होते हैं जो एनर्जी दें आपको, एनर्जी लेने वाला प्रोसेस ये रिप्रोडक्शन है। मुझे उम्मीद है आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। मैं अभी इतने को इरेज कर देती हूँ, है ना। ऑल दो मैं चाहूँ तो नहीं करती बट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं दैट डेफिनेशन हो गई, एवरीथिंग हो गया कि रिप्रोडक्शन कितने कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। अब ब्रॉडली हम रिप्रोडक्शन दो प्रकार में बांट सकते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज असेक्सुअल एंड द सेकेंड इज सेक्सुअल। असेक्सुअल पहले देखेंगे, ईजी है इसलिए पहले देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन लेंदी भी है, साथ इजी और लेंदी दोनों है ना। बहुत सिंपली आप समझ जाएंगे क्या है इसमें दोनों में। तो सबसे पहले तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कब कोई ऑर्गेनिज्म, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सो वी नो दैट हमारे लाइफ स्पैन में डिफरेंट स्टेजेस आती है। लाइक एक स्टेज होती है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, वी हैव अ जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल जुवेनाइल एक सेकेंड, स्टेज होती है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, एक द एज ऑफ प्यूबर्टी, और मैं इसे हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप खुद बता सकते हैं कि इसे हाईलाइट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस इज द टाइम when the reproductive organs become active, right? Now third is aging and fourth is death। क्या होता है एक बार इसको ब्रॉडली देख लो। एट द एज ऑफ जुवेनालिटी इट इज़ द टाइम व्हेन वी आर ग्रोइंग अप फिजिकली, व्हेन वी आर ग्रोइंग अप फिजिकली। फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं कि आपके हाइट बढ़ती है, आपके मिल्क टीथ्स टूट के न्यू टीथ्स आता है जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं ना। इस तरह से आप ग्रो करते हैं, फिजिकल ग्रोथ होती है। प्यूबर्टी में क्या है, फिजिकल ग्रोथ से ज़्यादा, मोर देन द फिजिकल ग्रोथ तो चलती रहती है, ठीक है। साइड बाय साइड आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। क्या होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। इट इज़ द स्टेज व्हेन योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कैपेबल फॉर डूइंग रिप्रोडक्शन। गेटिंग माई पॉइंट। देन कम्स द एज ऑफ यू नो गेटिंग ओल्ड एज, एजिंग जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एज में
कि जो इंसान है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब ख़त्म हो जाती है उस ऑर्गेनिज्म की, तो उस एज को हम एजिंग कहते हैं। ये हम केवल रिप्रोडक्शन के कंसिडरेशन में कह रहे हैं। एजिंग में और बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं वो आ जाते हैं, जैसे इंसान को डायबिटीज़, बीपी एंड बहुत अलग अलग तरह की परेशानियाँ हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ना हर दिन दे हैव अ टाइम एट विच दे हैव टू टेक मेडिसिन्स। सो उनका मेडिसिन्स आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे लेते हैं, बट योर पेरेंट्स दे डोंट टेक मेडिसिन एवरी डे, ओके। तो हर दिन वो मेडिसिन्स लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि अब अच्छे से काम नहीं कर रहे, इसलिए दे आर इन द सपोर्ट ऑफ द मेडिसिन्स, ओके। डेथ, अब एजिंग, बुढ़ापा जैसे हम बोलते हैं, आफ्टर दैट डेथ। डेथ एक स्टेज होती है जब वो ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी फंक्शन करना ख़त्म कर देती है, ठीक है। सभी ऑर्गन्स जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं, नॉन फंक्शनिंग हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द टाइम जब एक इंसान डेड हो जाता है, मर जाता है। डेड, दैट इज़ नॉट अलाइव, नॉट अलाइव। Clear this much? Now let's move ahead. Okay, I'm telling you everything in a sequence so that कहीं पर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो वो हम साथ साथ जब पढ़ेंगे तो होता जाएगा। और एनसीईआरटी लेकर बैठना प्लस अपनी कॉपी लेकर भी बैठना, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो हो सकता है कि आपको बुक में कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो कि मेरे स्टेटमेंट से मैच होता हो, है ना, जो मैं कह रही हूँ उससे मैच होता हो, तो आप उस पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। यस, नाउ टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल और सेक्सुअल। समझ आया? यस। देखो क्या है असेक्सुअल। नाउ असेक्सुअल प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन का होता है, इसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। What I am saying that in process of asexual reproduction, a single organism produces its offsprings, whereas in sexual reproduction, two parents are involved, two organisms are involved. One is male organism, second is female organism. So these two organisms, they give birth to the offspring, they give birth to a new organism. They मिलकर के आप कह सकते हो कि they combinedly give the new organism, या they combinedly contribute in the process of the reproduction, ठीक है। नाउ क्या कहा मैंने? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट्स, वेयर इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑर्गेनिजम्स या अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म दे कंट्रीब्यूट। सो अब पहली चीज़ आती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स यानी कि जैसे अमीबा जो कि यूनिसेलुलर है, जैसे प्लाज्मोडियम जो कि यूनिसेलुलर है, या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर तो है मगर सिंपल, यानी कि वो इतने प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है कि उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स हो जो कि डिफरेंट फंक्शंस कर सके। When we are talking about sexual reproduction, so this process takes place in the organisms which are multicellular and they have different organs for performing different processes. For example, you have respiratory system to perform respiration, you have this excretory system to perform the process of excretion. Like that only you have your reproductive system which performs the process of reproduction. So दोनों में डिफरेंसेस देखना है। अब मेरे पास चूँकि स्पेस बहुत कम है तो मैं एक चीज़ करूँगी, अभी रुकिए। यस, तो मैंने यहाँ पे बहुत मुश्किल से जो पेपर है ना उसे निकाला है और उससे मैं आपको बताती हूँ। अब देखो,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ओह सॉरी, हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा है कि इट इज़ सिंपलेस्ट एंड लेस कॉम्प्लेक्स। सिंपल है, लेस कॉम्प्लेक्स है। लेस कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत इजी गोइंग प्रोसेस है, बहुत जल्दी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब बोले तो कि कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, टूटेगा दो हिस्सों में, डन। But sexual reproduction is not very easy. It involves many stages. It's a complicated process. Okay. Absence of sex cells. Now what are these sex cells? मैंने gametes कहे थे ना, तो gametes को हम sex cells कहते हैं। Now सी सेक्स सेल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे आते हैं थोड़ा एक बार। एक मेल ऑर्गेनिज्म होगा, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, एक मेल ऑर्गेनिज्म होगा और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा। ये ई क्यों नहीं बन रहा है? हाँ, नाउ मेल ऑर्गेनिज्म विल हैव मेल reproductive organs, मेल ऑर्गेनिज्म विल हैव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और वो क्या बनाएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाएंगे मेल सेक्स सेल्स। और मेल सेक्स सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। ठीक है, सो दे विल फॉर्म स्पर्म। मेल सेक्स सेल्स को हम स्पर्म बोलते हैं। बात करें फीमेल ऑर्गेनिज्म की, तो फीमेल में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। And these female reproductive organs, they will make female sex cells, and female sex cells को हम क्या कहते हैं? ओवा या एग। अब देखिए, जब यहाँ पे मेल फीमेल, वी आर टॉकिंग अबाउट two different genders, we are talking about male and female. So obviously when asexual reproduction is biparental, there is not any such kind of male or female, then how it could have these cells? Because ये cells तो present ही in organisms male and female में है। अब जब sexual reproduction में होता ही नहीं है कोई मेल या फीमेल, तो उसमें ये सेल्स भी नहीं होते हैं। Clear? Getting my point? Okay. Let's rub all these things. फिर बढ़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि वाई इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज एब्सेंस ऑफ सेक्स सेल्स, बिकॉज in asexual reproduction only single organism is contributing, and that single organism does not have any gender like male or female, and if that organism would not have any gender like male or female, then it could not also have these cells which are present in them. Okay, now यूनिपेरेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट होता है ना, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, वेरी इजी। यूनिपेरेंटल सेल डिविजन माइटोटिक। देखो, व्हाट इज सेल डिविजन? नाउ आप यहाँ पे भी रुक जाएंगे, क्या है सेल डिविजन? तो लेट मी क्लियर यू, नॉट इन डिटेल, इन ब्रीफ। माइटोसिस एंड meiosis. Okay, please ignore if there is any issue in the spelling. Okay, mitosis and meiosis, यहाँ पे ओ नहीं लगाया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। See, what is mitosis? Now mitosis is both mitosis and meiosis are the ways in which a cell can divide itself. Now mitosis includes the equational division. Okay, what includes? Equational division of cell, whereas meiosis includes reductional division of the cell. गेटिंग माई पॉइंट? सी, माइटोसिस में क्या है कि एक सेल ये है तो ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी छाप देगा,
ये डुप्लीकेट कॉपिंग, इसका कॉपी जो है इसका ऑफ स्प्रिंग हो गया। मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास अमीबा है, लेट्स से अमीबा क्या करेगा, दो अपनी डॉटर सेल्स बनाएगा, डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। क्या बनाएगा? डुप्लीकेसी करेगा, डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, इट विल मेक इट्स डुप्लीकेट कॉपीज। क्या बनाएगा? डुप्लीकेट कॉपीज बनाएगा। ठीक है, अमीबा अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाएगा। यहाँ पे जो सेल डिवीजन हुआ है दैट इज माइटोटिक। माइटोटिक इक्वेशनल सेल डिवीजन हुआ है। जो सेल का डिवीजन हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि बिल्कुल डुप्लीकेसी आ गई है डॉटर सेल्स में और उनके मदर सेल में। गेटिंग माई पॉइंट? अब मियोसिस क्या होगा? व्हाट इज मियोसिस देन? व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस क्या होगा फिर? देखो, मियोसिस में रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? रिडक्शनल सेल डिवीजन। सेल तो डिवाइड इसमें भी हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? रिडक्शनल। रिडक्शनल सेल डिवीजन हो रहा है। मैं आपको इसे समझाना चाहती हूँ एक बहुत छोटे फॉर्म में। मैं बताती हूँ कैसे। माइटोटिक की बात करते हैं। माइटोटिक या जिसे आप माइटोसिस कहते हो, बात सेम है। अब क्या होता है, देखो, लेट्स से अमीबा ही है। अमीबा के पास जो क्रोमोसोम्स हैं, अमीबा के पास लेट्स से एन क्रोमोसोम्स है, 2n। 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स है? 2n। 2n क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स है अमीबा के पास? 2n। अब n इज अ वेरिएबल, डोंट थिंक क्या होगा n, ओके? अभी सुन लो बस। अब यहाँ पे क्या होगा, अमीबा 2n का 4n करेगा। 2n इंटू 2 करा, 4n। क्या करा? 4n किया। अब 4n यानी कि क्या हो गया? अब 4n क्रोमोसोम्स हो गए। अब ये जब डिवीजन करेगा तो क्या होगा? 4 है ना, 4n है यहाँ पे, तो 2n इधर जाएंगे और 2n इधर जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, इक्वेशनल डिवीजन हुआ। जितने क्रोमोसोम्स इसके पास थे इतने इसके पास आ गए, इतने इसके पास आ गए, कहीं कोई कमी नहीं आई। ये 4n क्यों किया इसने? 4n इसलिए किया सो दैट दो इसको दे सके 2n और 2n इसको दे सके। अगर ये 2n ही रहते तो क्या होता? 1n इसके पास आता और 1n इसके पास आता। क्या होता? देखो, अगर ये केवल 2n ही रखता, अगर ये 2n इंटू 2 नहीं करता तो केवल 1n इसके पास जाता, 1n इसके पास जाता, 1n इसके पास जाता, 1n इसके पास जाता। लेकिन इसने क्या किया? इसने 2n इंटू 2 किया, क्योंकि इसको माइटोटिस करना है, माइटोटिक डिवीजन करना है ना। तो 2n इंटू 2 4n हो गया, तो 2n इधर आए, 2n इधर आए हैं। क्लियर? अब आगे देखो, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप जब और वीडियोस देखेंगे, अगर इसका ही मैं कोई वीडियो बनाऊँ आगे माइटोसिस मियोसिस का, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हेप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ये क्या होता है। बट नाउ इन दिस स्टेज वी शुड नॉट गो इन वेरी डिटेल ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, क्योंकि ये बस इतना काम का है आपका कि इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस में और जो रिडक्शनल डिवीजन है वो है मियोसिस में। क्या है देखो, मियोसिस में मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में लेट्स सी कोई सेल है, इसमें 2n क्रोमोसोम्स है, 2n क्रोमोसोम्स है। क्या होगा यहाँ पे? 1n इसके पास जाएंगे और 1n इधर जाएंगे। क्या हुआ यहाँ पे? 2n आधा हो गया, 2n आधा हो गया। यहाँ पे ये डबल था, ये डबल था, डबल था। डबल को आप कह सकते हो कि ये जो था डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड था, ये 2n इंटू 2 हो गया, तो ये क्या हो गया? हेप्लॉयड, आधा।
हेप्लॉइड हो गया, 1n ही आया यहाँ पे, 1n कहीं और गया। तो अब मैं आपको यहाँ पे जब डिप्लॉयड हेप्लॉइड बता चुकी हूँ तो एक चीज़ और बता देती हूँ। आपको अपने दिमाग में क्या रखना है कि जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस में आपके पास जो भी माइटोसिस में डिप्लॉयड होता है 2n, है ना। और जब माइटोसिस में जब सेल डिवीजन होता है तब ये दो भी डिप्लॉयड ही होते हैं, डिप्लॉयड ही होते हैं ये, ठीक है, ये भी डिप्लॉयड होंगे। जो माइटोटिक डिवीजन करता है तो उसमें ऑफस्प्रिंग भी डिप्लॉयड ही बनता है ना। मियोसिस में क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग नहीं, सॉरी, सेल्स, मैं क्या कह रही हूँ, जब माइटोसिस होता है तो जो एक सेल है जब वो दो में बंटता है तो वो जो दोनों अदर सेल्स हैं वो डिप्लॉयड ही होते हैं। वेयर एज हम जब बात करते हैं मियोसिस की, तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मियोसिस में क्या है कि ये डिप्लॉयड है, लेकिन जब ये आधा होकर आया तो ये हेप्लॉयड रह गया। तो मियोसिस में डिप्लॉयड से हेप्लॉयड हो जाता है, वेयर एज इधर माइटोटिक में डिप्लॉयड डिप्लॉयड ही रहता है, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ठीक है। ये बहुत कचरा हो गया है, बहुत ज़्यादा रबिश भर चुका है, ऑल्दो इट्स नॉट रबिश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल हम बात करते हैं माइटोटिक डिवीजन की, माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है। क्या होता है, केवल माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है। क्या होता है, केवल माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है। और अभी हम सेक्सुअल की नहीं देख रहे, खैर जब आएगा उसकी तब देखेंगे, है ना। यस, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। अब यहाँ पे लिखा है नो वेरिएशन, बट इसको बदल दो प्लीज़, इसको बदल दो, ठीक है। सो चेंज दिस पॉइंट, चेंज दिस पॉइंट, लिखो यहाँ पे लेस वेरिएशन, लेस वेरिएशन। सो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस हमेशा होते हैं। व्हाट इज वेरिएशन, सी ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं, मतलब नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं ना। नए ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं वो बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब बहुत ही वेरी वेरी लेस वेरिएशन होती है। आप कह सकते हो नेग्लिजिबल वेरिएशन, राइट इट डाउन एज नेग्लिजिबल वेरिएशन। सो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नेग्लिजिबल वेरिएशन, बट yes, few variations are present. Negligible variation, but yes, few variations are present, although not very noticeable, not very noticeable. What I am saying, in asexual reproduction देखो वेरिएशन तो होगी ही होगी, कोई भी रिप्रोडक्शन हो असेक्सुअल सेक्सुअल, वेरिएशंस आर 100% confirmed to happen, but in asexual reproduction variations are negligible, whereas in sexual reproduction variations are very noticeable. चलो अभी हम वेरिएशंस पे नहीं जा रहे, लेकिन ये भी हटाओ, नो एवोल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे इन असेक्सुअल, दे आप लिखोगे अगेन वेरी लेस एवोल्यूशन सीन। सी व्हाट हैपन, ये आपका हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में आप देखोगे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब ये जो प्रोसेस नेवर एंडिंग है, हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता जाता है। एक ही स्पीसीज में भी आपको बहुत तरह तरह के रिप्रोडक्शन, मतलब बहुत स्टेजेस से रिप्रोडक्शन दिखता आता है, बहुत एजेस से रिप्रोडक्शन दिखता आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होंगे, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ओके। तो रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो वेरिएशंस है वो दिखते हैं एज इस मतलब आफ्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन है, मतलब आप अगर इन वेरिएशंस को एडअप करते जाओ तो आपको दिखेगा कि बहुत नीचे जा कर के आप देखोगे जो दूसरा ऑर्गेनिज्म बना होगा उसमें एवोल्यूशंस होंगे। मतलब कि लेट्स से ये रिप्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म था और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म था, आप इन सब की वेरिएशंस एडअप करोगे, यहाँ से यहाँ तक कितने ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत सारे होंगे ना। तो इन सब के वेरिएशंस को इफ़ यू विल एड अप यू विल सी कि दिस ऑर्गेनिज्म ने इस ऑर्गेनिज्म
जो ये बना है इसमें बहुत सारी वेरिएशंस है इस ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा, कोई नया फीचर, कोई नया ट्रेट, कोई नया कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ होगा इस ऑर्गेनिज्म में, जो कि इस प्रीवियस ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, ठीक है। इसे आप कहते हैं इवोल्यूशन। ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट्स के क्लोन्स होते हैं। क्लोन्स क्या है, आइडेंटिकल, डुप्लीकेट होते हैं। वेरिएशंस होती हैं बट एज आई सेड नेग्लिजिबल वेरिएशंस होती हैं, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे लुक वेरी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स, दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स। नाउ कहाँ होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो ऑन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ लेट अस सी दैट what is sexual reproduction. Now it's complicated as I already told you, है ना। Now presence of sex cells. So यहाँ पे sex cells यानी कि female sex cell and male sex cells are present, gametes are present. Biparental there would be a male and there would be a female. Cell division mitotic and meiosis both. अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कब माइटोसिस होता है, कब मियोसिस होता है। देखो आपको ये पता है कि यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। मान लो इसके सेल में 2n, इसमें भी 2n क्रोमोसोम्स हैं। अब 2n और 2n प्लस होकर के 4n बन जाएंगे ना। जब इसमें 4n क्रोमोसोम्स आ गए तो क्या ये अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? वाई? इसलिए नहीं होगा, इसको उस तरह से नहीं बताते आपको, चलो अलग तरह से बताती हूँ, वेट, ठीक है। नाउ वैसे तो अब अगर हम अभी इसको नहीं देखते तो इट्स ओके, बट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, जस्ट इतना कि अपने थोड़ा क्लियर हो जाए क्या है। देखो क्या बोला, what we are saying that in a sexual reproduction only mitotic division will happen, whereas in sexual reproduction both mitosis and meiosis will happen. Now when will mitotic division take place and when meiosis will take place? देखो ये आपको जब चैप्टर रीड करोगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ऑल्दो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज हेयर, बट लेट मी टेल यू कि कहाँ पे होगा। लेट मी गिव यू जस्ट क्विक ग्लिम्स कि वेयर माइटोसिस एंड मियोसिस विल हैपन इन आवर ह्यूमन बॉडी या इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मियोसिस में क्या है, रिडक्शनल हो रहा है। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक सेल है, उसने क्या किया, अपने दो ऑर्गेनिज्म बनाए जिसमें 2n इस तरह के क्रोमोसोम्स थे। 2n इंटू 2 करा इसने और यहाँ पे 2n आ गए, यहाँ पे 2n आ गए। अब ह्यूमन बीइंग्स या किसी एनिमल में क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मदर सेल की बात करती हूँ, तो मदर सेल में कितने होंगे क्रोमोसोम्स? 1n। फादर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? देखो मदर और फादर के ये कौन से सेल्स है? These are the sex cells which I am talking about. In sex cells of male and female, only 1n and 1n cells are present. देखो वैसे 2n होते हैं, 2n होते हैं, 2n होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये मदर सेल है, केवल एक n ही है जो कि रिप्रोडक्शन में एग बना रहा है, जो कि एग बना रहा है। उसी तरह से in male also, जो in the sperm sex cell you will only have 1n cell, 2n का हाफ 1n ही होगा। ऐसा क्यों होगा? अब देखो जब नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो 1n प्लस 1n हो जाएगा एंड दिस विल गिव यू एक नॉर्मल सेल दैट इज 2n सेल जिसमें 2n क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मियोसिस, क्योंकि जो सेक्स सेल्स थे वो आधे आधे हो गए, आधे आधे होकर के जब वो मीट करे तो उन्होंने जो नया ऑर्गेनिज्म बनाया उसमें कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, उसमें कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से 2n क्रोमोसोम्स थे।
अब यहाँ पे एक चीज़ और ये आती है कि मियोसिस के बाद माइटोसिस कब होता है। देखो, माइटोसिस होता है जब जायगोट बनता है। तो जायगोट इज अ सिंगल सेल, यू नो दैट all organisms start their life as a single cell, that is zygote. अब जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, सो दिस जाइगोट विल मल्टीप्लाई मेनी टाइम्स एंड यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें डुप्लीकेट सेल्स बनते जाएंगे. दिस इज here you will see mitosis to take place. So यहाँ पे आपको इतना क्लियर आई होप हो गया होगा. तो मुझे इतना उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो कि माइटोसिस और मियोसिस कब हो रहा है. ये ध्यान रखना, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है जब जो सेक्स सेल्स या गैमेट्स है वो प्रिपेयर हो रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जब भी गैमेट्स प्रिपेयर होते हैं तो मेल फीमेल में वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दे आर हाफ द नंबर ऑफ द नॉर्मल क्रोमोसोम्स इन अ सेल. ठीक है, whereas meiosis कब हो रहा है, when zygote is multiplying. Zygote is a single cell but you are not a single cell, there are many cell divisions जो कि हुए होंगे multiple times आपको बनाने के लिए, है ना. तो at that time क्या हुआ होगा कि आपका जायगोट बहुत बार डिवाइड किया होगा एंड जहाँ उस समय पर जो डिवीजन हुआ होगा दैट इज मियोटिक. सो यहाँ पे एक और आपका कंसेप्ट क्लियर होता है. मैनी ऑफ यू थिंक दैट द न्यू ऑर्गेनिज्म इज मेड अप after many multiplications of the cell, but dear students, take this thing in mind that a human being or any living organism is made after many cell divisions, not after multiplication but after division of the cell. Clear? Now let's move ahead. Now कब होता है ये प्रोसेस, तो ह्यूमन बींग्स एंड मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स में होता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट in this process of sexual reproduction clones are not made. The new organism resemble to their parents but not identical to their parents. There are very variations, बहुत सारी variations होती हैं एंड अगर आप उन variations को add up करोगे बहुत generations बाद तो आपको evolution दिखेगा, कोई नया change दिखेगा. ठीक है, human beings and many multicellular complex organisms. ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो. नाउ अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज कि व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग two things happen. Any cell which is dividing, firstly karyokinesis will take place, then cytokinesis will take place. What is karyokinesis? Karyo means nucleus and kinesis means cutting or means dividing. So for example, if we have amoeba, यहाँ पे amoeba है. Although these things are not mentioned in your NCERT, but it is not necessary to only read what is present in your NCERT. There are many other terms which you should know, okay, other than NCERT. बिकॉज दे विल हेल्प यू राइट नाउ. अगर आपको ये याद है कैरियोकाइनेसिस पहले होगा साइटोकाइनेसिस पहले होगा तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि पहले अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, बिकॉज यू नो दैट फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस. ओके, सो यू हैव अ न्यूक्लियस हेयर. नाउ व्हाट विल हैपन, दैट न्यूक्लियस विल स्टार्ट डिवाइडिंग इटसेल्फ, will start cutting itself in two pieces. Now when this nucleus will divide in two pieces, न्यूक्लियस के दो पीसेस जब हो जाते हैं तो उस समय पर साइटोप्लाज्म अपना चांस लेता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है और जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो आपको दो अमीबा मिल जाते हैं. ये मैंने अमीबा का एग्जांपल लिया, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल उठा लो, सेल जब डिवाइड करेगा तो वो यही स्टेज लेगा. दीज आर टू स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन. फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज साइटोकाइनेसिस. ओके, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ विद एन इमेज. यस, लुक ओवर हियर. Yes, एक second. Look over here that you have first of all nucleus which is dividing itself. Then you can see that cytoplasm divide itself in two parts. Cytoplasm भी divide करना शुरू हो जाता है which leads to your
साइटोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. हियर यू कैन सी दैट दो न्यूक्लियस बन गए, एक दो, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस. नाउ जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा देन साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस. सो यू कैन सी दैट साइटोप्लाज्म इज आल्सो स्टार्टिंग टू डिवाइड itself. So then you will get two cytoplasm, and this process of dividing of the cytoplasm is called cytokinesis. So karyokinesis, cytokinesis are important. Look at this whole phenomena that you have amoeba cell. Now sorry, I have, don't take it as amoeba cell, okay? इसको amoeba cell मत मानो, because ये amoeba cell का irregular shape होता है, although I have given it a very regular shape. So just take it as a simple cell. एक cell है ये, ठीक है? ये क्या हो गया? ओहो, so yes, it's a simple cell, right? It's a simple cell, any cell, okay? Now if this cell wants to divide itself, okay? Now what will happen that first of all nucleus will start dividing itself. Nucleus divide करना शुरू करेगा अपने आप को. As you can see over here कि nucleus ने अपने आप को divide करना शुरू कर दिया. Now जैसे nucleus divide हो गया है, दो nucleus बन गया है, then cytoplasm will take the chance and it will start dividing itself in two parts. Now when cytoplasm is dividing itself in two parts, this process called cytokinesis, and then you will get two cells, okay? Now let's move ahead. In this video we are going to cover asexual reproduction, okay? Asexual reproduction cover हो जाएगा इस वीडियो में. हाँ, vegetative propagation I'm going to take at the end, okay? इस वीडियो के बाद में, मतलब because it's too long, and for that I want to make many new images for you. I want to paste new images for you, okay? Yes, now let us see modes of asexual reproduction. Modes of asexual reproduction. So फर्स्ट इज फिजन. क्या है फिजन देख लेते हैं, है ना? फर्स्ट इज फिजन. व्हाट इज फिजन? ना सी, फिजन का मतलब होता है टूटना. क्या मतलब होता है फिजन का? टूटना. फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है? अब अगर कोई चीज़ टूटती है तो वो मल्टीपल पीसेस में टूट सकती है, या हो सकता है कि केवल दो ही पीसेस में टूटे. सो फिजन का क्या मतलब है? पहले तो टूटना है. अच्छा, किस में होता है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया. तो यहाँ पे आपको फिजन दिखेगा. अब फिजन दो तरह के का होता है. स्प्लिटिंग मतलब है फिजन का. सो व्हाट इज फिजन? Splitting of, oh sorry, fission is splitting of cells. Splitting of cells, ठीक है? in two or more cells. स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स इन टू और मोर सेल्स. कोई सेल अगर टूटता है दो या दो से ज़्यादा सेल्स में टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. सो इट्स कॉल्ड फिजन, ठीक है? फिजन में क्या है कि कोई सेल टूट रहा है. कोई सेल क्या हो रहा है? टूट रहा है दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में, ठीक है? टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, इसे हम कहते हैं फिजन. सो स्प्लिटिंग ऑफ द सेल्स इन टू और मोर सेल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. इस डेफिनेशन को थोड़ा करेक्ट करो. गलती क्या हुई है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेट किया है इसको. सो आप इसको लिखो, व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म. इसको ऐसे लिखो दैट व्हेन अ
unicellular organism splits in two or more parts to form two or more new organisms, so it is called fission. The process in which a unicellular organism splits itself in two or more parts to form new organism, it's called fission. Okay. अब क्वेश्चन क्या आता है कि फिजन कितने तरह की होती है. ओके, ये पेज का खाली खत्म हो गया. इसके बाद yes, so fission. Now fission is a splitting of a unicellular organism to form two or more new organisms. Now fission can be of two type. It could be binary fission, binary हो सकता है, बाइनरी फिजन हो सकता है, या फिर मल्टीपल फिजन हो सकता है. आप दोनों ही पढ़ना चाहोगे तो दोनों ही पढ़ेंगे हम. ना बाइनरी फिजन क्या है कि बाइनरी फिजन में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में टूट जाता है. अब बाइनरी फिजन को अगर हम लेकर के चलें, लेट्स टेक बाइनरी फिजन. ओके, बाइनरी फिजन. फर्स्ट पॉइंट डालने लग जाओ. इट इज़ असेक्शन मेथड. पहला तो यही होगा, असेक्शन मेथड है. दूसरा, इट टेक्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर में होता है. अब यहाँ पे आप चाहो तो यूनिसेलुलर के नाम दे सकते हो. कौन कौन से यूनिसेलुलर के नाम देंगे आप? लाइक अमीबा. अमीबा दो हिस्सों में टूटता है ना, अमीबा. और कौन कौन के नाम दे सकते हैं हम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, वो भी दो हिस्सों में टूटता है. और किसके नाम दे सकते हैं हम? लेशमेनिया. लेशमेनिया. अब देखो, अमीबा से शुरू कर रहे हैं. यार इतना सही क्यों आ रहा है? अमीबा लेते हैं. अमीबा में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अमीबा? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये डिवाइड करता है अपने आप को बाय बाइनरी फिजन. बाय बाइनरी फिजन. सबसे पहले क्या होगा अमीबा में? नाउ you have amoeba. So amoeba reproduce by binary fission by dividing its body in two parts. So when amoeba reach its maximum size of growth, एक बहुत बड़ा हो गया है amoeba, then what will happen? First of all, it is an amoeba. ये एक amoeba है. देखो अब कलर कर देते हैं थोड़ा. ठीक है, कलर कर देते हैं. ये अमीबा का न्यूक्लियस है और यहाँ पे अगल बगल में इसका साइटोप्लाज्म है. ये साइटोप्लाज्म है. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है. ऑल राउंड इट वुड बी हैविंग दिस साइटोप्लाज्म फिल. सो व्हाट विल हैपन दैट ये अमीबा दो हिस्सों में टूटेगा. कैसे टूटेगा? पहले कैरियोकाइनेसिस होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस विल हैपन. तो कैरियोकाइनेसिस के दौरान इसका जो न्यूक्लियस है वो कुछ ऐसी शेप ले लेगा. न्यूक्लियस लेंदेंस. व्हाट विल हैपन? न्यूक्लियस विल बिकम लेंदी. लंबा हो जाएगा. लेंदेंस. न्यूक्लियस लेंदेंस. देन the next thing that would happen is that when nucleus will lengthen, so this nucleus will divide itself. This nucleus will divide itself in two parts. अब जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना, ये जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देखो इस तरह से हमने न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया. न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड हो रहा होगा, एट दैट स्टेज जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होने लग गया है. सो नाउ साइटोप्लाज्म लेंदेंस. साइटोप्लाज्म लेंदी हुआ. जब साइटोप्लाज्म लेंदी होगा तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म टूटने लगेगा. साइटोप्लाज्म टूटने लगेगा.
तो न्यूक्लियस टूट गया, जो साइटोप्लाज्म है वो लेंदी हो गया, और जैसे ही ये स्टेप हो जाएगा तो वैसे ही आपको दिखेगा कि आपका जो डॉटर सेल है वो तैयार हो गया है, वो तैयार हो गया है। तो आपको ये स्टेप क्लियर हुआ। सी दिस इमेज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन ओवर हेयर, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखो, you have this parent cell. Now this parent cell, what will happen first, that nucleus will lengthen. nucleus lengthy हो रहा है, यहाँ पे देखो nucleus lengthy हो रहा है, यानी कि वो बीच में से टूटने लग गया है, कैरियोकाइनेसिस शुरू हो गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड्स हैं, क्योंकि जो दो न्यूक्लियस है वो तैयार हो गए हैं इन दिस स्टेप। एंड एट दिस पॉइंट यू कैन सी दैट साइटोप्लाज्म इज गेटिंग लेंदी, वो लंबा हो रहा है। वाई इट इज गेटिंग लेंदी, क्योंकि उसको भी डिवाइड होना है। देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। देन यू कैन सी दैट 2 डॉटर सेल्स आर रेडी, 2 डॉटर सेल्स रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अमीबा में सेल डिवीजन, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको लिख सकते हो, यू कैन राइट द पॉइंट्स हियर इन अमीबा। अमीबा में क्या हुआ है इसको लिख लो। राइट डाउन। फर्स्ट थिंग, न्यूक्लियस लेंदेंस, लेंदी हुआ। सेकेंड थिंग, nucleus divided itself. So when nucleus divide itself at that point, at that time, at that stage, what will happen? Cytoplasm starts dividing itself. तो जैसे ही न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म स्टार्ट डिवाइडिंग इटसेल्फ, एंड एट द एंड व्हाट विल हैपन? cytoplasm get divided and 2 new daughter cells are formed. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं, कि ये जो पूरा है यहाँ पे कि अमीबा बाइनरी फिजन ले करता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी 2 में डिवाइड हुआ है और साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे ना पॉइंट्स को, तो ये और लिख देना दैट फर्स्ट ऑफ ऑल nucleus lengthens, then nucleus divided in 2 parts. At that time cytoplasm also start dividing itself in 2 parts. When cytoplasm get divided, 2 new daughter cells are formed. लिख लिया इतना, अब आगे बढ़ते हैं। Now अब यहाँ पे हम देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसा दिखता है, इसकी इमेज लेते हैं, चलो। See, this is your paramecium. Now you can see that paramecium has a regular shape. Amoeba does not have a regular shape. इस पॉइंट को लिख लेना। अमीबा के पास रेगुलर शेप नहीं होती है, लेकिन पैरामीशियम के पास रेगुलर शेप होती है। अगर आप पैरामीशियम की पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए इधर। ऑलरेडी यहाँ पे इतना स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना कि मुझे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। देखो, पैरामीशियम भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलर होगा या फिर सिंपल मल्टीसेलर होगा। तो आप बात करो अगर पैरामीशियम की, पैरामीशियम फर्स्ट पॉइंट यूनिसेलुलर, which mode of reproduction? It do asexual mode of reproduction, particularly by binary fission. ठीक है, सेकंड पॉइंट डाल दो।
सेकंड पॉइंट क्या है कि ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है, ये बात ध्यान रखना, इट्स अ यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक है। इसके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो इमेज में देखो, आप देख रहे हो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट हैज़ दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आपको दिख रहे हैं ना ऐसे बाल जैसे, सो दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीलिया, इन्हें हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही होगा कि इसके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, थर्ड पॉइंट होगा कि जब पैरामीशियम ग्रो हो जाता है देन ये अपने को डिवाइड करता है बाय, सेकेंड पॉइंट लिख दिया हमने कि इट हैज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक कॉल्ड सीलिया। थर्ड पॉइंट विल बी बाय बाइनरी फिशन, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इसका इतना ही लिखना था पैरामीशियम। लक्ष्मीनिया क्या होता है, इसका भी डायग्राम आपको दिखाते हैं, चलो। तो देखो लक्ष्मीनिया ऐसा दिखता है। अब क्या है लक्ष्मीनिया, सो लक्ष्मीनिया एक ऑर्गेनिज्म है जो कि आप देख सकते हो किस तरीके का दिखता है, ये बाइनरी फिजन करता है। और लक्ष्मीनिया में आपको ये दिख रहा है ना, ये दिस इज फ्लैगुलम, दिस इज फ्लैगुलम, इसे क्या कहते हैं, फ्लैगुलम। पहली चीज़ लक्ष्मीनिया बाइनरी फिशन करता है, इसमें आपको वाइप लाइक स्ट्रक्चर, वाइप क्या होता है, अपन जो झाड़ू जो पोछा करते हैं तो वो पोछे का आपने देखा होगा कि वाइपर, वाइपर, यस इट्स अ वाइपर, लेट्स से टी जैसा होता है ना वाइपर, तो वाइपर का जो ये जिससे आप साफ करते हो घर को, तो वो जो एंड होता है वैसा इसका फ्लैगुलम होता है, इट हैज़ अ वाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्लैगुलम एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये दोनों तरफ नहीं होता है, केवल एक ही तरफ होता है। ओह ये क्या हो गया, ठीक है। तो लक्ष्मीनिया इज नॉट, फ्लैगुलम इज नॉट प्रेजेंट बोथ द साइड्स, इट्स प्रेजेंट एट ओनली वन साइड विच इज यू कैन सी एट द टॉप, ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस इज फ्लैगुलम। वाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या है ये, वाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है एट वन एंड। लक्ष्मी फ्लैगुलम में क्या होता है कि लक्ष्मीनिया में क्या होता है कि ये जो बीच में से डिवाइड करना अपने को शुरू करता है और जब ये डिवाइड करता है अपने आप को तो दूसरी तरफ ये फ्लैगुलम बनता जाता है, ठीक है। सो इन लक्ष्मीनिया स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल ड्यूरिंग फिशन टेक्स प्लेस इन अ डेफिनाइट प्लेन, डेफिनाइट प्लेन यानी पर्टिकुलर वे में होती है, लेट्स से ये लक्ष्मीनिया है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनली होती है, लॉन्गिट्यूडनली होती है। देखो पहला पॉइंट बाइनरी फिजन करेगा, वाइपलेक स्ट्रक्चर है फ्लैगुलम। थर्ड पॉइंट व्हेन इट विल डू बाइनरी फिजन इट विल डू इट लॉन्गिट्यूडनली, 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 लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लंबाई में अपने को ये चीरता है, काटता है बीच में से, ठीक है। और ऐसे काटता है कि एक फ्लैगुलम एक साइड जाए, दूसरा फ्लैगुलम दूसरी साइड बने। सो लक्ष्मीनिया जो है ये अमीबा से डिफ़र करता है क्योंकि अमीबा में कोई प्लेन नहीं होता, कोई मतलब कोई पर्टिकुलर डेफिनेट प्ले शेप नहीं होती इसके अकॉर्डिंग टू विच ये अपने को डिवाइड करे, बट फ्लैगुलम में होती है। तो लेट मी शो यू फ्लैगुलम का किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मीनिया में किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है कि ये लक्ष्मीनिया है, दिस इज़ योर लक्ष्मीनिया, ये लक्ष्मीनिया की दूसरी तरफ फ्लैगुलम डेवलप होना शुरू होगा। द फर्स्ट प्रोसेस विल बी दैट फ्लैगुलम विल स्टार्ट डेवलपिंग, देन द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी nucleus will divide itself, then after nucleus get divide itself, then the Leishmania will divide itself longitudinally and then two Leishmanias will be formed. पहला क्या हुआ, फ्लैगुलम डेवलप होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना कैरियोकाइनेसिस से पहले एक जो स्टेप हो रहा है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ flagellum. So first of all flagellum will develop, secondly nucleus will divide itself and nucleus will divide itself, then cytoplasm will divide itself longitudinally and new Leishmania will be formed like this, okay। चलो
अब यहाँ पे हम पैरामीशियम के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ अ पैरासाइट. व्हाट इज़ पैरामीशियम? So paramecium is a parasite and this paramecium causes a disease called काला अज़र और ब्लैक फीवर. ठीक है. सो काला अज़र जो है ये किससे होती है? इस लश्मेनिया से होती है. सॉरी, एक सेकेंड. यस, मैंने आपको थोड़ा अभी हम गलत कर गए ना. देखो क्या बता रही थी मैं. लश्मेनिया की बात चल रही है और पता नहीं कहाँ से वो आ गया पैरामीशियम. लश्मीनिया के बारे में ऑल्दो आपको बहुत कुछ नहीं बताया है, बट लेट मी गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. सो देखो, लश्मीनिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. एंड ये डिजीज कॉज करता है जिसको हम क्या कहते हैं? लश्मीनियसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? लश्मीनियसिस कहते हैं. कौन सी डिजीज कॉज करता है? लश्मीनियसिस. लश्मीनियसिस के और भी नाम है, काला अज़र या ब्लैक फीवर. तो लश्मीनिया से जो डिजीज कॉज होती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय लश्मीनिया. तो लिखोगे लश्मीनियसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज काला अज़र. काला अज़र भी इसको ही कहते हैं. और क्या कहते हैं इसको? ब्लैक फीवर भी कहते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है. पैरामीशियम अलग है, लश्मीनिया अलग है और अमीबा अलग है, लेकिन तीनों ही यूनिसेलुलर है और तीनों ही बाइनरी फिजन करते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. अब चलो आगे बढ़ते हैं. अब नया पेज ले लेते हैं और डिज़ाइन बदल लेते हैं, वाइट रखते हैं आज. अब यहाँ पे हम देखते हैं बाइनरी फिजन के बाद मल्टीपल फिजन. So let's see what is multiple fission. Now multiple fission में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक यूनिसेलुलर है, वो अपने अपने न्यूक्लियस को अपने साइटोप्लाज्म के साथ बहुत सारे में डिवाइड करेगा. कैसे होगा मैं आपको दिखाती हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखें आप लोग. कैसे होगा ये देखो. पहली चीज़ तो ये कि जो मल्टीपल फिजन है वो अमीबा में भी होता है. कई बार कब होता है अमीबा में? नो व्हेन अमीबा विल डू मल्टीपल फिजन, बहुत सारे अमीबा बनेंगे, बट ये हमेशा नहीं होता है. मल्टीपल फिजन इन अमीबा टेक प्लेस इन एडवर्स कंडीशन. ठीक है. तो मल्टीपल फिजन कैन बी सीन इन अमीबा एज वेल. नो व्हाट इज मल्टीपल fission? In multiple fission, the parent organism splits to form many new organisms at the same time. अब यहाँ पे multiple fission हम देखते हैं in amoeba ही. So first of all, write down the points, then only I will explain you everything. Okay. पहला point क्या होगा? That first of all, it takes place in adverse conditions or in unfavorable conditions. Unfavorable conditions. So, when will multiple fission take place? It will take place during unfavorable conditions. In unicellular organisms में होगा. ठीक है, मैं इसको ORG लिख रही हूँ. UORG. U means unicellular, ORG means organism. Example अमीबा. हम कहीं और नहीं जाते, हम अमीबा को ही देखते हैं. अमीबा क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सी हाउ इट विल डू दिस. यू नो अमीबा की एक इरेगुलर शेप होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा विल रिमूव सूडोपोडिया. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं आपको अच्छे से बताना चाहती हूँ. अमीबा विल रिमूव इट्स सूडोपोडिया. अमीबा क्या करेगा? अपने सूडोपोडिया को रिमूव करेगा. ठीक है. सो अमीबा में क्या होगा? सबसे पहले रिमूवल ऑफ स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया होता है फॉल्स फीड, जिसकी वजह से उसकी इतनी इरेगुलर शेप होती है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इट विल बिकम सर्कुलर. गोल हो जाएगा, बिल्कुल सर्कुलर. ठीक है. अब जब वो बिल्कुल गोल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा?
यहाँ पे होगा एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन क्या होगा? एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन इज द development of cyst layer. What is encystation? It is development of cyst layer. cyst layer cyst layer एक हार्ड कवरिंग होती है, cyst layer एक थिक एंड टफ कवरिंग होती है, एंड दिस cyst layer will develop around the amoeba, around the amoeba, amoeba के इर्द गिर्द। अब पहले हम देखते हैं। यस, तो अब क्या हुआ है? सबसे पहले तो कि स्यूडोपोडिया हटेंगे, सर्कुलर हो जाएगा, एनसिस्टेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट लेयर, जिससे हम कह सकते हैं कि हार्ड एंड टफ लेयर होती है, ये थिक एंड टफ लेयर होती है। ठीक है, लिख लो थिक एंड टफ, व्हाट? सिस्ट लेयर। फोर्थ पॉइंट होती है ना, फोर्थ पॉइंट, अंडर फेवरेबल कंडीशन, now yes, not favorable condition, first of all इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल टाइम्स बहुत बार क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। What will happen? Multiple times karyokinesis and cytokinesis. सबसे पहले रिमूवल ऑफ सुडोपोडिया, देन एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन क्या होता है? एनसिस्टेशन सिस्ट लेयर का बनना। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। उसके बाद अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या होगा? फेवरेबल कंडीशंस के अंदर एक्सिस्टेशन होता है, एक्स यानी निकालना, खत्म कर देना। सिस्ट लेयर टूट जाएगी, रिमूवल ऑफ सिस्ट लेयर। व्हाट इज एक्सिस्टेशन? एक्सिस्टेशन क्या होगा? एक्सिस्टेशन होता है रिमूवल ऑफ सिस्ट लेयर, सिस्ट लेयर का टूट जाना। जैसे ही सिस्ट लेयर टूटेगी, सिस्ट लेयर टूटी और सारे अमीबा हो गए रिलीज। कुछ इस तरह से सारे अमीबा रिलीज हो जाएंगे। रिलीज ऑफ डॉटर सेल्स, ईच विल डेवलप इनटू इंडिविजुअल अमीबा। ठीक है, तो दिस वाज द एग्जाम्पल। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये प्लाज्मोडियम में भी होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है विच इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एनिमल जो कि रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल मेथड से ऑफ मल्टीपल फिजन। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। अब प्लाज्मोडियम के बारे में आपको पता है कि इट इज़ अ मलेरियल पैरासाइट जो कि मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है। जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये जो है ये एनोफिलिस मॉस्किटो है जो कि कैरी करती है गंदगी से दूसरे पर्सन्स में और मलेरिया फैलाती है। तो प्लाज्मोडियम में भी ये कब होता है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। तो लिख लो प्लाज्मोडियम के बारे में भी, मैं आपको दिखाती हूँ। अब एक बार आप देख लो क्या है कि मल्टीपल फिजन, जिससे मैंने जो पूरा बताया है, हो सकता है आपको अच्छे से दिखा नहीं हो, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको फ्रॉम द स्क्रीन, from the by taking picture I can show you. So this is multiple fission. देखो adverse condition में ये होता है in unicellular organism like amoeba। सबसे पहले removal of pseudopodia, it becomes circular, development of cyst layer around the amoeba which is called encystation, which is a thick and tough layer of cyst. Now favorable conditions में, now first of all यहाँ पे एक point missing है, आपको वो लिखना होगा। ये थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट होना चाहिए, होगा, जो कि चाहिए नहीं, होगा, दैट इज दैट it will multiple times karyokinesis and cytokinesis will take place. फोर्थ पॉइंट, अंडर फेवरेबल कंडीशन एक्सिस्टेशन होगा, सिस्ट लेयर टूटेगी, रिमूवल ऑफ सिस्ट लेयर, सारे के सारे जो डॉटर सेल्स दे विल रिलीज आउट, ईच विल डेवलप इन न्यू इंडिविजुअल। ये प्लाज्मोडियम में भी होता है, ये इसका एग्जाम्पल था। प्लाज्मोडियम क्या है अगर आपको नहीं पता, सो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है विच इज अ सिंगल सेल्ड एनिमल
और ये रिप्रोड्यूस करता है, हमने देख लिया, सेक्सुअल मेथड से ऑफ मल्टीपल फिजन। एक प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस कर सकता है 1000 डॉटर सेल्स। एंड जो प्लाज्मोडियम है एक मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि मलेरिया डिजीज़ जो हमें होती है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। तो मलेरिया डिजीज़ जो ह्यूमन बींग्स में होती है ये प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। क्या होता है कि जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, यानी मलेरिया फैलाने वाला ये जो प्लाज्मोडियम है, ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ले जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मलेरिया को ये फैलाती है। कौन? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। यहाँ पे आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो एडीज मॉस्किटो होती है वो क्या फैलाती है? डेंगू फैलाती है। और प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है? जो कि मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया फैलाता है। कौन इसको लेकर जाता है? एनोफिलस मॉस्किटो लेकर के जाती है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब यहाँ पे ऑल्दो मैंने सोचा था कि आपको सारे इसी वीडियो में करवाऊंगी, बट देखो 120 हो गए हैं, मतलब 1 hour 20 minutes 37 seconds हमने वीडियो में पढ़ाई कर ली है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे बाकी की। हो सकता है कि उनमें अब इतना टाइम ना लगे, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी देना था मुझे, है ना, और इसमें मैंने आपको फिजन भी समझा दिया है। अब आपके जो बचते हैं वो मैं बता देती हूँ कौन कौन से बचेंगे इसके बाद असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो फिजन के होने के बाद अब जो बचता है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, देन योर फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ना होगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के बाद देखेंगे रीजनरेशन, ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये बच रहे हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उनको देखते हैं। थैंक यू।